नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का 14वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आर्यभटः। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने अर्थात विद्वानों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य अर्थात जिनका नाम सबसे आगे गिना जाता है वो थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट जी ने गणित को नई दिशा प्रदान की। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति। अर्थात पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके। इस संसार में यही दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यद सूर्यो गतिशील इति। परंतु इस बात से हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला। अर्थात सूर्य अचल। इसका अर्थ है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो कि अपने अक्ष पर घूम रही है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। इस सिद्धांत को आज पूरा संसार जान गया है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। इसका अर्थ है कि इस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले जिसने की थी वो थे महान गणित के ज्ञाता और महान ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। अर्थात पृथ्वी स्थिर है, इस रूढ़िवादी परंपरा का उन्होंने विरोध किया। तेन उदाहरितम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरामनुभवति। उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार एक चलती हुई नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका को स्थिर अनुभव करता है, अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और वो सोचता है कि दूसरे पदार्थ गतिशील हैं अर्थात चलायमान हैं। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिरामनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य और दूसरे ग्रहों को गतिशील मान लेता है। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। इसका अर्थ है कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ था। ऐसा उनके द्वारा लिखे गए आर्यभटीयम नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। इसका अर्थ है कि इस ग्रंथ की रचना उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में की थी। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। इसका अर्थ है
कि इतिहास के स्रोतों के द्वारा इस बात का पता चला है कि पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अर्थात इसके द्वारा इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही रही होगी। आर्यभटस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। अर्थात आर्यभट्ट जी का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित था। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। इसका अर्थ है कि आर्यभट्ट जी फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, अर्थात वो शगुन और अपशगुन इन चीज़ों को नहीं मानते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद। अर्थात गणित की पद्धति के द्वारा ही उनके द्वारा जो आकलन किया गया उसके द्वारा उन्होंने व्याख्या की यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, कि ग्रहण के समय पर राहु और केतु नाम के दो राक्षसों का कोई कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी यही तीन कारण होते हैं जिनके द्वारा ग्रहण होता है। सूर्यं परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणं भवति। अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी जब चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोजित होती है तो ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापतेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। अर्थात समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य व्यक्ति कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट को भी विरोध का सामना करना पड़ा। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितमन्यानाम उपहास पात्रम जातः। अर्थात वो व्यक्ति जो स्वयं को पंडित अथवा विद्वान मानते थे उनके द्वारा आर्यभट्ट जी का उपहास किया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। फिर भी उनकी दृष्टि ऐसी थी जो समय के पार देख सकती थी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। अर्थात आज के वैज्ञानिक उनके प्रति अर्थात आर्यभट्ट जी के प्रति और उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट करते हैं। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट जी के नाम पर रखा गया था। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। अर्थात भारत की गणित परंपरा और विज्ञान की परंपरा के क्षेत्र में आर्यभट्ट जी को
एक शिखर पुरुष के समान माना जाता है, अर्थात वो एक ऐसे विद्वान थे जिनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का 14वां पाठ, आर्यभट्टः। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।